नमस्ते दोस्तों, आपका वापस से स्वागत हमारे आपके चैनल शराना स्मार्ट पिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन की, जिसके थंबनेल में आपने देख लिया होगा, S21 FE स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट 2025 में आपको लेना चाहिए कि नहीं, 2025 में आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, इनफैक्ट 2026 ही मान लीजिए। अभी हम नवंबर के स्टार्टिंग में बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस रिव्यू को। तो सबसे पहली बात, हम इसके बिल्ड और डिज़ाइन की बात कर लेंगे। तो बिल्डर डिज़ाइन की जहाँ तक बात है इसकी, ये अभी भी बहुत अच्छा है। इसका बिल्ड क्वालिटी मतलब तब भी बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको सामने की तरफ विक्टस का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलेगा सामने की तरफ। पीछे की तरफ ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट है, और ये वाला जो एरिया है ना, इसको थोड़ा ये चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। मैग्नेटिक मैंने खुद लगाया, यहाँ फ़ोन के साथ नहीं आता है। आपको नॉर्मल प्लेन केस आएगा, पीछे प्लेन सा आएगा आपको, ठीक है, प्लेन आपको फिनिश मिलेगा। और ये एक अच्छा पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। ये थोड़ा मैट फिनिश टाइप में आता है आपको, तो फिंगरप्रिंट्स कम लगते हैं इसके ऊपर। और नीचे की तरफ ऑब्वियसली आपको टाइप सी मिल जाता है इसमें। और टाइप सी के अलावा इसमें मतलब आयर ब्लास्टर और सेकेंडरी कैंसिलेशन माइक तो है ही इसमें। इसके अलावा इसमें कोई आयर ब्लास्टर या 3.5mm जैक नहीं है, तो इसका सबसे ध्यान रखिएगा। तो बिल्ड क्वालिटी की जहाँ तक बात है, इसको मैं लगभग 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी की तरफ से मुझे कोई भी इसमें शिकायत नहीं। आपको जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना, वो डिस्प्ले के ऊपर नहीं है, ये स्क्रीन गार्ड लगाया मैंने, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फ़ोन था और अभी भी है। तो मैं इसके हिसाब से काफ़ी मतलब खुश हूँ इसमें। मेरा जो वेरिएंट है वो है 8GB 256GB का। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा आगे, आप वीडियो में जब मैं आगे बढ़ूंगा, कि आप इसी वेरिएंट को खरीदना, अगर आपको खरीदने का मन बनता है पूरा वीडियो देखने के बाद। 128 वाला मत खरीदेगा, स्नैपड्रैगन वेरिएंट मैंने जैसे बोल दिया, 888 वाला स्नैपड्रैगन का वेरिएंट है मेरा। और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से तो मुझे कोई दुख नहीं, इसको मैंने 5-6 बार गिराया है आराम से, और पॉकेट के हाइट से। तो मुझे तो कोई इसमें मतलब कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखे अभी भी। देखिए कंडीशन इसकी अभी भी ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बहुत रफ हैंडल किया है। और अगली चीज़ पे जो आते हैं, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का जहाँ तक सवाल है, ये इसका अभी भी मैं कहूँगा हाईलाइट है। सबसे पहली बात, आपको इसमें जो फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग मिलती है, ऑप्टिकल सेंसर मिलता है आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जैसे मैंने आप देखा अनलॉक किया मैंने। और इसके अलावा जहाँ तक बात रही इसके डिस्प्ले डायमेंशंस की, तो इसमें आपको 6.4 हर्ट्ज का, आपको कंप्लीटली 6.4 इंचेस का, माफी चाहता हूँ, 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन मिलेगा। तो डायनेमिक एमोलेड वो सब अपन उसमें नहीं घुसते हैं। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 1200 नीट्स जाती है। HDR10+ का सपोर्ट है इसमें। हालांकि डॉल्बी विजन नहीं मिलेगा आपको सैमसंग में, क्योंकि डॉल्बी विजन सैमसंग का, HDR10 और डॉल्बी विजन दोनों, एक फन फैक्ट बताता हूँ, दोनों एक सैमसंग का HDR का 10 का जो है वो सैमसंग का है, और डॉल्बी विजन एक उनकी राइवल कंपनी का है। तो कभी भी आपको सैमसंग में डॉल्बी विजन तो दिखेगा नहीं, आप, मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में कभी दिखे। तो खैर छोड़िए उस बात को। इसमें HDR10+ का सपोर्ट है, और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, और 1200 पीक्स तक ब्राइटनेस जाती है। और जहाँ तक PPI की बात है, आपको अराउंड 400-405 के बीच में PPI का मतलब पिक्सल पर इंच का आपको पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। ये हो गई मतलब मोटा मोटी स्पेक्स की बात। बट जहाँ तक यूसेज की बात मैं बताता हूँ, ये यूज़ करने में फ़ोन बहुत ही बढ़िया है डिस्प्ले के मामले में। स्पेशली इसका डिस्प्ले आज भी बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि ये LTPO पैनल नहीं है। LTPO पैनल जिसको नहीं पता, LTPO पैनल वो होता है जो मतलब बहुत कम हर्ट्ज से जाके मैक्सिमम हर्ट्ज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 120 हर्ट्ज है, तो आइदर ये 60 पे चलेगा या 120 पे चलेगा, वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है। बट अगर वही आपका LTPO पैनल होता है, तो उसमें वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। वो 1 हर्ट्ज तक भी कोई कुछ LTPO पैनल जाते हैं, और पूरे 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज तक भी LTPO पैनल जाते हैं। बट उससे ना, मैं वेरी फ्रैंकली बता दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें। तो ऑब्वियसली बैटरी का फ़र्क पड़ता है, बट उसके अलावा कोई मेजर उसमें कुछ आपको कुछ एडवांटेज नहीं है। तो और मैं एक और चीज़ जानता हूँ कि जो नए फ़ोन्स हैं वो 2000 निट्स, 1800 निट्स, 3000 निट्स तक जाते हैं। बट ये फिर भी ये डिस्प्ले जितना मैंने यूज़ किया, मुझे इसमें कंटेंट देखना बहुत अच्छा लगता है। कंटेंट बहुत अच्छा है इसका, देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। और ये काफ़ी ब्राइट है। इनफैक्ट आप आउटडोर में भी जाएंगे ना, आपको अच्छा ब्राइट मिलेगा। ऑब्वियसली आप करंट मॉडल्स खरीदेंगे, S25 अल्ट्रा, वो सब तो अलग लेवल पे हैं, उनका ब्राइटनेस आपको ज़्यादा मिलेगा। बट ये ऐसा नहीं है कि इसका बहुत कम है, कि मतलब आपको ये बेकार लगेगा आउटडोर में। आउटडोर में इसकी विजिबिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है आपको डिसेंट ब्राइटनेस मिल जाती है। एक्सेप्शनल तो नहीं कहूँगा, डिसेंट ब्राइटनेस मिल जाती है। इंडोर में तो कोई शिकायत ही नहीं है, बहुत बढ़िया इसका ब्राइटनेस चलता है।
और इसके अलावा जो इसकी स्मूथनेस है वूथनेस है सब अच्छा है। इसमें फिलहाल एंड्रॉइड 15 चल रहा है। सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आऊँगा अलग से एक सेक्शन में, ताकि मैं आपको बता पाऊँ इसकी लॉन्जिविटी कैसी रहेगी। तो फिलहाल इसमें स्मूथनेस वूथनेस का मेरे को कोई इशू नहीं दिखा इसमें, मेरे को मतलब कोई स्टटर लैग कुछ नहीं दिखता है। ये मतलब डिस्प्ले के मामले में इसमें कोई शिकायत नहीं है। डिस्प्ले में मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है इसका। इसमें एक पंच होल ऊपर से एक 32 मेगापिक्सल कैमरा आता है, उसका भी मैं बात करूँगा जब कैमरा में आऊँगा। तो ये नॉच वॉच कुछ नहीं है, अच्छा है। और जहाँ तक बेजल्स की बात रही आपकी, मैं कहूँगा बेजल्स इसके अच्छे हैं, मतलब बहुत डिसेंटली कम है। बहुत कम है मैं नहीं कहूँगा, बट कम है। मतलब ऐसा नहीं कि आपकी आंखों को खटेगा, उतने उतने खराब तो नहीं है। बट जो बेजल्स हैं इसके मेरे ख्याल से काफ़ी लेवल तक मैनेजेबल हैं, तो मुझे कुछ उससे कोई शिकायत नहीं हुई, और आज भी मैं इस फ़ोन को यूज़ करता हूँ। तो डिस्प्ले के हिसाब से मुझे कोई इससे शिकायत नहीं है। आप आराम से डिस्प्ले का मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा हाईलाइट इस डिवाइस का है। अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं, जब बात चली रही है डिस्प्ले की, स्पीकर्स की, तो इसमें ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं हमको, एक नीचे एक ऊपर। देखिए बात ऐसी है कि डिस्प्ले जितना अच्छा है उतना अच्छा इसका स्पीकर भी है। इसमें अगर आप कुछ सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक रिच कंटेंट, एक अच्छी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, रिच है, सफिशिएंटली लाउड है। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाउड नहीं कहूँगा, बट सफिशिएंटली लाउड है, अच्छे लाउड मतलब साउंड आती है इसमें से। और इसके स्पीकर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस अगर आपको कंटेंट सुनना है, कुछ भी सुनना है, आप आराम से सुन सकते हैं। इसके स्पीकर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा स्पीकर्स की जब बात होगी, डिस्प्ले की बात होगी, हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर तुरंत। देखिए परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है ना, इसमें है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, 256 GB वेरिएंट जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा लेने के लिए, वो आएगा आपको UFS 3.1 में। और इसके अलावा रैम जो है इसमें 8 GB रैम, मैं कहूँगा रैम मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है। मतलब आराम से 15 से 12 ऐप्स तो ये बैकग्राउंड में रख लेता है। उससे ज़्यादा हो गया तो थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि जब मैं नया नया लिया था ना, मैंने 2022 में लॉन्च हुआ था ये एक्सिनोस के साथ, और फिर लेटर ये स्नैपड्रैगन के साथ इंडिया में आया था, मेरे ख्याल से लगभग 1 साल के बाद। तो जब ये आया था ना, तो 20 ऐप तक के बैकग्राउंड में रख लेता था। बट फिलहाल मेरे हिसाब से ये 12-13 के ऊपर नहीं रखता है, स्पेशली एंड्रॉइड 15 आने के बाद। तो परफॉर्मेंस की यहाँ तक बात मैं कह रहा था, 888 स्नैपड्रैगन है। और आप में से सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहेगा जब भी आप 888 की बात सुनते हैं कि थर्मल मैनेजमेंट कैसा, हीटिंग होता है क्या। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं आपको, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मैं एक ऑफिस गोअर हूँ। तो सुबह ठंडा रहता है बैंगलोर में, और बैंगलोर में तो वैसे भी नॉर्मल मौसम ठंडा ही रहता है। तो मैं ऑफिस जाता हूँ, वहाँ भी AC चलता है। घर में भी बहुत ठंडी मतलब थोड़ा ठंडा ही रहता है मेरा, 22-23 डिग्री सेल्सियस घर का तापमान रहता है। तो उस हिसाब से मुझे कभी कभार ये वार्म लगा, बट हीटिंग नहीं लगा। बट अगर आप बहुत गर्म जगह रहते हैं, जैसे दिल्ली वैली जैसे ऐसी जगह हो गई जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो हो सकता है शायद आपको इसमें हीटिंग की इश्यूज आए। बट जहाँ तक रहा बात मेरे एक्सपीरियंस का, मुझे हल्का फुल्का कभी कभार ये वार्म हुआ है। मेरे केस में कभी भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म नहीं हुआ है। पर इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है, फिर रिसेंटली मैंने देखा इसमें एंड्रॉइड 15 का अपडेट आके काफ़ी दिन हो गया, और एंड्रॉइड 15 इसमें अच्छी तरह काम कर रहा है। मैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में उसमें और आगे बात करूंगा। इसमें एक इशू ये आ रहा है कि रिसेंटली कि कभी कभार ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है। अब पता नहीं क्या कंसर्न है उसमें, बट कभी कभार मतलब मान लो 1-2 बार 3-4 महीने के अंदर मैंने नोटिस किया ऑटो रीस्टार्ट कि हो रहा है। ये पहले ये इशू नहीं था इसमें, बट अभी हो रहा है। अभी उसका क्या कारण है मुझे पता नहीं, बट है मतलब ऑटो रिस्टार्ट का मैं रिसेंटली इश्यूज देख रहा हूँ। उसके अलावा आपको अगर गेमिंग के ऊपर आना है, अगर हम बात करें इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर, तो गेमिंग परफॉर्मेंस जहाँ तक बात है, सबसे पहले इसके AnTuTu स्कोर अभी भी 7 लाख के आसपास आपको मिलता है। तो डिसेंट स्कोर है, मैं कहूँगा एक अच्छा स्कोर है। एक मान लीजिए मिड रेंज फ़ोन के हिसाब का स्कोर है, कि 888 एक टाइम पे आपका फ्लैगशिप प्रोसेसर हुआ करता था। बट अभी आप मान के चले 7 लाख शायद आप बोल सकते हैं कि मिड रेंज के स्कोर के आसपास है, क्योंकि 12 से 15 लाख तो आराम से बाकी फ़ोन AnTuTu निकाल लेते हैं। बट एज अ होल परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहूँगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे को इतना कोई इशू नहीं दिखा। फ़ोन अभी भी अच्छी तरह चलता है, मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ और गेमिंग पे आता हूँ। गेमिंग के लिए सब बहुत उतावले रहते हैं। गेमिंग का बात है, जेंशिंग इम्पैक्ट ये 60 FPS पे खेल लेता है, पर 30 मिनट 25 मिनट के बाद ये गर्म हो जाता है, तो थ्रॉटलिंग आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो वो एक दिक्कत है, आप ध्यान रखिए। दूसरी बात क्या है, आपको एमुलेशन करना है
तो आपको PS2 चलाना है, विनलेटर चलाना है, सॉरी PSP चलाना है, PS2 की गेम चलाने हैं। देखिए PS1 PSP के चला लेता है, PS2 के हल्के फुल्के गेम्स चला लेता है। विनलेटर के ऊपर आप थोड़े हल्के फुल्के PC वाले गेम्स को भी एमुलेट कर सकते हैं, विंडोज़ वाले PC की गेम्स थ्रू विनलेटर एमुलेटर। तो एमुलेशन के मामले में भी ये ठीक ठीक है, डिसेंट है। कि जिस हिसाब के मतलब अभी मैं जब आगे प्राइस में डिस्कस करूंगा, उस जिस प्राइस में ये फ़ोन आता है इसका एमुलेशन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। क्योंकि 8 GB का RAM है, ध्यान रखिए, और 256 GB का तो UFS 3.1 है, और 888 प्रोसेसर, वो भी स्नैपड्रैगन का है। क्योंकि आप जब भी एमुलेशन करेंगे, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होना आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ये एक्सिनोस वाला वेरिएंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है। तो उस हिसाब से आपको एमुलेशन भी करना है, आप दुखी नहीं रहेंगे। तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे कुछ इसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखा परफॉर्मेंस के हिसाब से। मैं अभी भी उसको यूज़ कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस के मामले तो मेरे को कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ। चलिए, हो गई परफॉर्मेंस की बात, डिस्प्ले की बात, बिल्ड डिज़ाइन क्वालिटी की बात हो गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब जानना चाहते होंगे इसके बारे में, वो है इसकी बैटरीज। देखिए, बैटरी की जहाँ तक बात है, ये 4500 mAh की बैटरी के साथ आता है, और 25 वॉट तक ही सपोर्ट करता है। मान के चलिए एक घंटा 10 मिनट मैक्स टू मैक्स लगता है चार्जिंग करने के लिए इसको पूरा 100% तक। और जहाँ तक बात है इसकी वायरलेस की, 15 वॉट तक सपोर्ट करता है। ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और इवन अगर आप चाहें तो मान लीजिए आपके उस ईयरबड्स है सैमसंग के, वो सब है, या वॉच है, तो उनको भी वायरलेसली चार्ज करता है। तो अच्छी बात है इसमें। तो ये ऑब्वियसली S21 S सीरीज़ का फ़ोन है, तो इसमें आपको मतलब वो सब फीचर्स मिल जाते हैं चार्जिंग के रिलेटेड। तो S25 वॉट तक का ये सपोर्ट करता है। 25 वॉट के ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते, 45 वॉट तक नहीं करते, जैसे नए फ़ोन सपोर्ट करते हैं। तो आप मान के लिए एक घंटा 10 मिनट आराम से लगाते हैं। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि कैसा है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ देखिए, 3 साल पहले मेरे को 7-8 घंटे का SOT मिलता था, स्क्रीन ऑन टाइम। अभी मुझे 4-5 घंटे का कुछ मिल रहा है। तो बैटरी में डिग्रेडेशन जरूर हुआ है। अभी उसमें क्या कंसर्न है कि आप मान लो, मैं बता दूं आपको, 10 बजे अगर आप फ़ोन चार्जिंग से निकालते हैं, 100 पे है, और आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करे जा रहे हैं, तो लगभग 2 o'clock या मान के चलो 2:30 तक ये थोड़ा 15% 10% पे आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फुल डे अगर की बात है, फुल डे में अगर आप इसको बहुत मिनिमल यूज़ करते हैं, तो आराम से फुल डे तो नहीं खींचेगा, 7-8 बजे तक खींच लेगा। तो उसके ऊपर नहीं है। मतलब इसका बैटरी लाइफ मैं कहूँगा थोड़ा वीक है फिलहाल, स्पेशली एंड्रॉयड 15 के आने के बाद। तो बैटरी लाइफ मैं कहूँगा इसका डिसेंट है, बहुत बढ़िया नहीं है। मान के चलिए दिन में 2 बार आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। चलिए, अब अगली बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऊपर। मैं कैमरा के ऊपर आऊँगा, इसके बाद मैं कैमरा के ऊपर आऊँगा। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जहाँ तक बात है इस फ़ोन के ऊपर, देखिए इसका आखिरी अपडेट एंड्रॉयड 16 आएगा। मैं जानता हूँ कि स्नैपड्रैगन के साथ सबका कन्फ्यूजन रहे रहेगा कि भाई एक्सनोस वाला 12 के साथ आया था, एंड्रॉयड 12, और ये तो एंड्रॉयड 13 के साथ निकला था स्नैपड्रैगन वेरिएंट, क्योंकि लगभग 1 साल के बाद लॉन्च हुआ था। तो ऐसा है कि जो सैमसंग है वो इसको एक एक्स्ट्रा अपडेट 17 का, अगर आपका स्नैपड्रैगन वेरिएंट है, मुझे नहीं लगता देगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, ये 16 आपका आखिरी अपग्रेड होगा, और वो भी अक्टूबर नवंबर के अंदर अंदर, अभी तो अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर के कुछ दिनों के अंदर आपको इसके में अपडेट आ जाएगा। और जहाँ तक रही सिक्योरिटी पैचेस की, 17 तो मुझे नहीं लगा वैसे मिलेगा एंड्रॉयड 17, मुझे तो 99% डाउट है नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी पैच अपडेट की, आपको क्वार्टरली मिलेगा 2026 के एंड तक। तो वो एक अच्छी बात है कि आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलते रहेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर के जहाँ तक बात है, ठीक है, एंड्रॉयड 14 पे ना इसमें थोड़े परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, बट बैटरी अच्छी, लाइफ अच्छी थी। जब एंड्रॉयड 15 आया तो इसमें थोड़ा एनिमेशन, ऑब्वियसली एंड्रॉयड 15 एक कंप्लीटली सैमसंग ने बहुत टाइम लगाया, लेट भी कर दिया अपडेट्स के लिए, बट उन्होंने पूरा एक मतलब ओवरहॉल किया था, मतलब पूरा चेंज कर दिया था। उसके बाद से मेरे को थोड़ा ये ज़्यादा परफॉर्मेंस का थोड़ा बेहतर लगा, पर बैटरी डिग्रेड हो गई। तो एंड्रॉयड 16 आने के बाद कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, जब आएगा तब आप चाहें तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको शायद आपका अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा एंड्रॉयड 16 के साथ। बट ओवरऑल 15 के साथ इसका मतलब अच्छा चला है, मतलब इसका जो कंपैटिबिलिटी रहा है, परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी डिसेंट रहा है, मुझे कुछ उससे शिकायत नहीं रही है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेकेंड हैंड फोन्स खरीदें, ये प्रो टिप दे रहा हूँ मैं, आप जब भी ध्यान रखिए बहुत पुराने मत खरीदिए, क्योंकि क्या हो रहा है आजकल बैंकिंग ऐप्स जो आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि अगर आपका एंड्रॉयड 10 के नीचे है या 12 के नीचे है तो हमारा आपका बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलेगा।
हो सकता है कल गूगल पे, फोन पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस लाना शुरू कर दे कि अगर आप गूगल पे यूज़ करना है तो आपको एंड्रॉइड 12 के ऊपर चाहिए। आईफोन के ऊपर भी आ रहा है, आईफोन 13 के ऊपर होना, iOS 13 के ऊपर होना चाहिए वर्जन। तो ऐसी वाली चीज़ें आनी शुरू हो रही है। तो आप बहुत पुराने फ़ोन्स ना खरीदें, बट खैर इस फ़ोन पे अगर आते हैं तो आपका एडवांटेज है कि एंड्रॉइड 16 तो मिल ही रहा है जो लेटेस्ट है। उसके अलावा सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी आपको 2026 के एंडिंग तक मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपकी कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। आराम से आप और 2 साल, या अगर आप बहुत अच्छी तरह चला पाए तो 3 साल इस फोन को आगे खींच सकते हैं अगर आप खरीदते हैं तो। बट मैं कहूँगा 2 साल के ऊपर मत देखिए, 1 साल के 1.5 साल के ऊपर मत देखिए इस फोन को, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगी और बेहतरीन फोन सैमसंग खुद ही लॉन्च कर देगा। तो ये रही आपकी बात सॉफ्टवेयर अपडेट्स की और सिक्योरिटी पैच अपडेट की। तो मुझे मोटा मोटी यहाँ तक जो है, मुझे फ़ोन जैसे आपको लग रहा है पॉजिटिव बहुत हो, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको यूज़ आज तक कर रहा हूँ। मैंने इसको फ़ोन को अभी प्राइमरी फ़ोन यूज़ किए जा रहा हूँ। अब सबसे अच्छी बात आ जाती है इसके कैमरास की। जहाँ तक कैमरा की बात है ना, इसमें आपको 12 मेगापिक्सल प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो मिल जाता है, और सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का आपको मिलता है सेल्फी। तो जहाँ तक कैमरा की बात है, कैमरा इसका अभी भी डिसेंट है, अच्छे फोटोज निकाल लेता है। इसका वीडियो शूटिंग अभी भी बहुत अच्छा है, वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी इसकी अभी भी मैं कहूँगा काफ़ी इंप्रेसिव है। जिस प्राइस में, आगे जब प्राइस की बात करूँगा ना, सेकेंड हैंड मार्केट में कितने में लेना आपको, तब मैं बात करूँगा, आप समझेंगे। उस प्राइस में अभी भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेटर कैमरा फोन से ही है, विदाउट एनी डाउट। सैंपल में आगे आपको एंड में वीडियो में डाल दूंगा, आप जज कर लीजिएगा आपको कैसा लगा इसका वीडियो क्वालिटी में। एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा, एक फोटोज के मैं सैंपल्स डाल दूंगा, आप जज कर लीजिए आपको कैसे लगे उसके फोटोज। मुझे तो फोटोज इसके अभी भी, परफॉर्मेंस इसकी फोटो के मामले में अच्छी लगती है जिस प्राइस में आप ये खरीदने वाले हैं। तो ये हुई इसकी बात कैमरा की। कैमरा पे मैं इसलिए ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि कैमरा इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आपको कुछ, मुझको एक पर्टिकुलर सैचुरेटेड टाइप का आपको नेचुरल अच्छा लगेगा, मेरे को सैचुरेटेड टाइप अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं एंड में सैंपल छोड़ देता हूँ। आप खुद ही, मैं कुछ एडिट नहीं करता उसको, कुछ उसमें कुछ नहीं करूँगा। आपको मैं एज इट इज़ रॉ फुटेज ऑफ वीडियो, रॉ फोटोज में आपको डाल के छोड़ दूंगा वीडियो के एंड पे। आप सैंपल देख लीजिए, या इस सेगमेंट के एंड पे जो भी होगा मैं आपको डाल दूंगा, और आप उस हिसाब से देख लीजिए। और एक और बात, मेरे सारे वीडियोस में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आपको जो एरिया, जो सेक्शन पे आपको डाउट है देख लीजिए और उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए। तो अभी हो गई बात कैमरास की भी। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट पे मैं आ जाता हूँ तुरंत। देखिए बात ऐसी है कि ये आपको 256 GB मार्केट में, सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। सेकेंड हैंड डिसेंट टू गुड क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी है तो 15,000, डिसेंट क्वालिटी या एवरेज क्वालिटी है तो 12,000, उसके मतलब ऊपर नहीं देना है। 12 से 256 GB की बात करो, ध्यान रखें 128, वो भी स्नैपड्रैगन वेरिएंट, एक्सिनोस की तरफ मत देखना। एक्सिनोस से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है ये स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट। हालांकि एक्सिनोस के साथ कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया, उसमें थोड़े से स्लाइटली आपको बेटर परफॉर्मेंस दिखी है कैमरा की, बट वो इतना वर्थ नहीं है उसके लिए एक्सिनोस लेना, क्योंकि एक्सिनोस बाकी विषय थर्मल मैनेजमेंट में इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो एक्सिनोस तो लेना ही मत बिल्कुल। स्नैपड्रैगन का वेरिएंट लेना 12 से 15 के बीच में। 256 GB की बात करो, 128 को छूना भी मत। 250, क्योंकि 128 में प्रॉब्लम क्या है कि वो फिर आपको स्पेस सफिशिएंट नहीं रहेगा। और दूसरी बात, हाँ एक और बात मैं इसमें बात करना भूल गया, इसमें ड्यूल सिम लगता है, 5G सपोर्ट करता है। 5G के ऊपर लोग बहुत सवाल पूछते हैं मेरे पिछले वीडियोस के ऊपर। 5G इसका अच्छा खासा चल जाता है, हालांकि वो कंटिन्यूस 5G वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि 888 प्रोसेसर है, आता है जाता है ये वाला सिस्टम है, बट 5G चलता ज़रूर है। तो ऐसा नहीं है कि 5G बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बट थोड़ा बहुत अगर किसी और प्योर 5G फ़ोन हो, जो रिसेंट वाले 5G फ़ोन हो, वो एक वीक एरिया नेटवर्क में भी पूरा तरह के 5G दे दे, तो ये थोड़ा सा मतलब स्विच कर जाता है 4G में। तो उस मामले में थोड़ा सा ये, हाँ इसका थोड़ा है कि 5G मानूंगा मैं, प्योर 5G तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ 5G सपोर्ट कर लेता, आता जाता है। एयरटेल से भी चलेगा, जियो से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सिम लगते हैं, मस्त लगाओ और इसमें 5G यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम एरियाज में, स्पेशली मैं अगर सिटी में रहता हूँ तो मेरे को तो मैक्सिमम एरियाज में 5G दिख जाता है। खैर अभी मैं भूल गया तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। अब आगे आ जाते हैं इस बात पे। तो मैं कह रहा था प्राइस में 12,000 के ऊपर किसी चीज़ को नहीं देना, जो एवरेज हो, बहुत बढ़िया कंडीशन में है, स्पॉटलेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 दे देना, उसके ऊपर जाना ही मत। मैं तो कहता हूँ 12-13 के ऊपर जाना मत, 12-13 हज़ार के ऊपर इस फ़ोन के लिए।
उस प्राइस में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी बनता है, क्योंकि इसमें आपको गुड लॉक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको रूटीन्स मिल जाएंगी, इसमें छोटे मोटे गैलेक्सी एआई फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें एक छोटी सी दिक्कत क्या आती है, गैलेक्सी एआई तो मिल जाएगा नाम के लिए, सर्कल टू सर्च तो फिर भी काम कर जाएगा। बाकी जो एआई के फीचर्स है ना गैलेक्सी है, जहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर वो सब आता है, हर चीज़ नहीं है जो नए फ़ोन में, बट कुछ कुछ फीचर्स इसमें है, जैसे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या बैकग्राउंड रिमूवल, वो सब है। अब वो जो फीचर्स है इसमें थोड़ा हैंग करके चलते हैं, मतलब अटक अटक के चलते हैं। यही बिल्कुल आप नया फ़ोन लोगे ना जिसमें गैलेक्सी है, जैसे S24 हो गया, S23 हो गया, S23 प्लस हो गया, S24, ये वाले जो सीरीज़ वाले फ़ोन्स है ना, इनमें अच्छी तरह काम कर जाता है, बट इसमें थोड़ा सा वो अटकता है। वो मैंने देखा गैलेक्सी आई इसमें इतना बढ़िया काम नहीं करता है। तो उस प्राइस के हिसाब से देखिए, अभी अगर आपको गैलेक्सी आई के इतने यूज़ नहीं है तो आप आराम से ये फ़ोन ले सकते हैं। इसमें बाकी मतलब हर चीज़ अच्छी तरह काम कर जाती है। बैटरी का एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2 बार तो एक दिन में शायद आपको चार्ज करना पड़ जाए, तो ये तो पक्की बात है। और अगर आप चाहें तो बैटरी रिप्लेस करा लीजिए, बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था 1-2 साल का यूज़ करना है आपको, तो बैटरी कंडीशन भी मतलब ठीक ही होगी। 2 बार चार्ज करना है, कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना बैटरी रिप्लेस कराना है तो करा लीजिए। आपको शायद एसओटी थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, पूरा फुल डे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 4500 mAh कुछ कम नहीं होता है, स्पेशली वन यूआई जो सैमसंग यूज़ करता है उसके हिसाब से। अब आते हैं एक और चीज़ पे, कंपैरिजंस के ऊपर। इसी प्राइस रेंज में आप बोलेंगे कि भैया S23 FE भी आता है, भैया जी फिर वो S24 FE। S24 FE थोड़ा अलग से रखिए लीग में, क्योंकि वो अभी भी सेकेंड हैंड मार्केट में आपको 256 GB 21-22 के ऊपर ही ज़्यादा मिलता है वो। तो वो भी अभी लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो अभी भी बहुत कम लोग बेचते हैं 21 22, सब 30-32 पे अटके हुए हैं। ये वाला तो बिल्कुल उसके आधे प्राइस में मिल रहा है आपको। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा ये अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए, तो आप इसकी तरफ ज़रूर देख सकते हैं। बैटरी पे अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, गैलेक्सी आई फीचर्स में थोड़ा बहुत आप ये कर लें। और स्पेशली अगर हम नॉन गेमर हो फिर भी आप गेमिंग कर लोगे, बट ये ध्यान रखना थ्रॉटलिंग ज़रूर होता है इसमें। तो थ्रॉटलिंग माने कुछ नहीं, थोड़ा हीट होता है ना, तो थोड़ा गेम का परफॉर्मेंस गिर जाता है, तो वो थ्रॉटलिंग होता है, तो वो होगा। तो उसका बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये 3 चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं, अभी भी अच्छा फ़ोन है। आपको यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना है, उसके लिए कैमरा वाला फ़ोन चाहिए, इसकी तरफ देख सकते हो। कुछ ख़राब इतना बकवास रिकॉर्डिंग कुछ नहीं करता है, अच्छा क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करता है, और सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें है। एक और एंड्रॉयड का अपडेट मिल जाएगा, एंड्रॉयड 16 तक आपको अपग्रेड मिल जाएगा इसमें। तो और 27 तक, 2026 के एंड तक या 2027 स्टार्टिंग तक आपको इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिल जाएंगे, तो अच्छी बात है। S23 FE जहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं, उसको मत कंसिडर करना ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें एक्सिनोस आता है, क्योंकि वो ना इधर का है ना उधर का है, क्योंकि ना आपको अगर, क्योंकि वो S21 FE और S24 FE के बीच में पड़ता है, और उसकी बैटरी लाइफ में बहुत इशू है। एक्सिनोस ही वेरिएंट था उसमें, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा उसको, उससे थोड़ा दूर रहना। खरीदना तो S21 FE खरीद लेना, 1 साल चुपचाप चला लेना, या अगर आपका थोड़ा बजट ज़्यादा है तो सेकंड हैंड में S24 FE खरीद लेना, 5-6 साल आराम से एंजॉय करना। बट एक बात ध्यान रखना, जो S21 FE S23 FE है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन है, सिंगल हैंडेड यूज़ कर सकते हो। 6.4 इंच की स्क्रीन है, आराम से एक हाथ से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा पोर्टेबल है। S24 FE जो है वो थोड़ा बड़ा है, 6.7 इंच थोड़ा बड़ा है, 2 हाथ से यूज़ करना पड़ता है। A34 A55 देखा तो उस तरीके का साइज़ का आता है। तो मैं कहूँगा अगर आपको खरीदना है, कॉम्पैक्ट फ़ोन की तरफ देख रहे हो 2025 में, मैं प्योरली कॉम्पैक्ट नहीं बोलूँगा, बट 100 बोलूँगा। कॉम्पैक्ट मेरे हिसाब से 6.1 6.2 जो S23 S22 मिलते हैं वो मैं, या S24 मिलते हैं, S23 वैसे वाले वो मैं कॉम्पैक्ट कहूँगा। ये 100 यूज़ के लिए अच्छा फ़ोन है, एक बहुत अच्छा आपको पैकेज मिलता है जिस प्राइस में ही आता है। तो मेरा फाइनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इस फ़ोन को ज़रूर खरीद सकते हैं, अगर आप 3 चीज़ों के साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस अभी भी बैटरी, दूसरी बात है आपका गेमिंग परफॉर्मेंस, अगर उसके साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी, कि अगर आप इसमें बात करते हैं AI फीचर्स की, तो उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो फिर भी ले सकते हैं। आखिरी चीज़ मैं एक बता दूं आपको, जिस आखिरी के 2 मिनट में, कि इसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, आपको सबको सवाल होगा कि कैसा लेता है। ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, जैसे 5G का सिस्टम है, इसमें थोड़ा सिग्नल का स्ट्रेंथ भी थोड़ा वीक है। मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा वीक है, बट हल्का सा वीक है। अगर मान लो कोई और फ़ोन अगर बेसमेंट में हूँ तो सिग्नल पकड़ लेता है, ये थोड़ा
कम चांसेस रहता है पकड़ने के लिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, आपको फिर भी है। बट रिसेंटली मैंने इसके अंदर सिग्नल्स के इश्यूज मैंने बहुत मतलब ज़्यादा नहीं देखे बट कम ही देखे हैं। बट एक बात जैसे मैंने ध्यान रखा कि ये फ़ोन अभी फ़िलहाल मेरे पास हीट होके कभी कभार 2-3 बार रीस्टार्ट हो चुका है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए खरीदने के पहले कि थर्मल इश्यूज इसमें स्नैपड्रैगन 888 में रहे हैं, बट मैंने कम एक्सपीरियंस किए हैं, मेरे साथ कम हुआ है। ये एक कारण हो सकता है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मेरा ऑफिस पूरा एयर कंडीशन है, तो मेरे साथ ऐसा कम हुआ होगा। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये इतना हीट अभी नहीं करता है, क्योंकि वन UI और ये सब अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हो चुका है। एंड्रॉइड 16 आने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आएगा तो कैसा इसका रहेगा परफॉर्मेंस, अगर आप चाहें तो मैं अपडेट कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये था मेरा रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का 2025 में। अगर मेरे से कुछ छूट गया हो, कुछ भी इशू रहा हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लैरिटी दे दूंगा। इस फ़ोन मेरे पास ही रहेगा, मेरा प्राइमरी फ़ोन ही है, तो कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों कुछ भी क्वेरीज है बिना हिचक के नीचे पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा और उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय, हैव अ गुड डे। कुछ भी हो कमेंट कर दीजिएगा।